बताइएगा तो, बहुत ही कम समय के अंतराल को सही मापने के लिए किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही कम समय के समय अंतराल को मापने के लिए किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी का। किसका? एटम क्लॉक का। किसका किया जाता है? एटम क्लॉक का। अंतरिक्ष यात्री जो घड़ी ले जाते हैं ना, वो कैसी घड़ी होती है? परमाणु घड़ी होती है। क्योंकि नॉर्मल जो घड़ी होती है हम लोग के पास यहाँ पे, जो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके जो दिखाता है टाइम, वो घड़ी वहां पे क्या हो जाएगा? या तो फास्ट हो जाएगा या तो सुस्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैसी घड़ी का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का। ठीक है ना? आगे आपको बताना, टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेपन किया जाता है? लौह चुंबक का। किसका किया जाता है? तो लौह चुंबक का। टेप रिकॉर्डर पहले आता था, एक देखते होंगे ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमता था, उसमें से बहुत सारा रील निकलता था। नहीं निकलता था, बच्चा सब निकाल के घूमते रहता था खूब उसको। उसमें क्या रहता था? तो लौह चुंबक रहता था। लौह चुंबक का जो है फेरोमैग्नेटिक, ये मतलब उसका कण जो है उस पर लेपित किया जाता था। ठीक है ना? आगे आपको बताना है, AB रक्त ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों कहा जाता है? हाँ, रिसेप्टर क्योंकि वो सबका जो है सारा ब्लड ग्रुप जो है वो धारण कर सकता है। ठीक है ना? उसमें जो है ना रोग प्रतिरोधक का अभाव होता है, यानी कि RH फैक्टर का जो है उसमें क्या होता है? तो अभाव होता है, RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? वही एंटीबॉडीज ही बोलते हैं उसको। ठीक है ना? आगे आपको बताना है, दाढ़ी बढ़ाने वाले ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता तो वो किस कारण से तैरने लगता है? हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है ना? जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो उससे क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? किससे ज्यादा हो जाता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव से वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? मतलब पानी का पृष्ठ तनाव उससे ज्यादा हो जाता है, वो एक सरफेस का निर्माण कर देता है। ठीक है ना? आगे आपको बताना, कभी कभी सुई वगैरह कभी रखिएगा तो वह भी उस पर तैरने जो लगेगा, आराम से रखिएगा, तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ही। ठीक है ना? आगे आपको बताना, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य काल के दौरान सबसे प्रचलित जो मुद्रा थी वो क्या थी? रूपक नहीं, कर्षपर्ण। ठीक है ना? कर्षापन्न उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षापन्न बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ नहीं पता है, हम कर्षापन्न ही पढ़े। चलिए आगे आपको बताना, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? शक, सबसे प्रतापी शक शासक जो थे। ठीक है ना? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। भारत के सबसे जो प्रसिद्ध शक शासक थे वो कौन थे? रुद्रदामन प्रथम थे। ठीक है ना? आगे आपको बताना, भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग की जनजाति थी? सूफी मत में जो है ना फिरदौसी जो जनजाति थी वो कहां पे थी? किस प्रांत में थी? तो अपने प्यारा बिहार में। ठीक है ना? कहां पे थी? बिहार में ही था। आगे आपको बताना, काकतीय राजवंश की राजधानी कहां थी? काकतीय, बड़ांगल। काकतीय राजवंश की राजधानी कहां थी? बड़ांगल। ठीक है ना? आप आगे आपको बताना है, दो अस्पा और सिंह अस्पा के प्रवर्तक कौन थे? किसके द्वारा चलाया गया था? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? दो अस्पा और सिंह अस्पा किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है ना? एक अस्पा और दो अस्पा किसके द्वारा चलाया गया था? एक अस्पा और दो अस्पा अलाउद्दीन के द्वारा। ठीक है ना? चलिए आगे आपको बताना, और दो अस्पा और सिंह अस्पा किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। बताना आपको, एक भारतीय राज्य का शासक जिसे फ्रांसीसियों के साथ मित्रता थी वह कौन था? फ्रांसीसियों के साथ नहीं, आप 1700 ईस्वी में जाइए, मिल जाएगा आपको। हाँ, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। कौन? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। उसका फ्रांसीसियों के साथ जो है ना बहुत ज्यादा गहरा लगाव था, उसके साथ व्यापार वगैरह भी वो करता था। ठीक है ना? बाद में वो अपना महल जो बनवाया था उसका सारा लकड़ी जो है वो फ्रांस से ही मंगवाया था। ठीक है ना? तब तो आज तक उतना विध्वंस होने के बाद भी कुछ टिका हुआ है। आगे आपको बताना, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कमानी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? भारत के साथ जो है ना संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार। ठीक है ना? संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सबसे पहले कौन शुरू किया था? तो डच के द्वारा। डच के द्वारा। ठीक है ना? डच के द्वारा। सबसे पहले भारत पर आया कौन था व्यापार करने के लिए? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच आया था। ठीक है ना? और अंग्रेज का क्रम क्या था? तीसरा क्रम था। ठीक है ना? PDEF करके याद रख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। बताइएगा तो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ठीक है ना? सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1985 में ना, 1885 में। कब होती है? डेट कौन सी थी?
28 दिसंबर 1885 में, ठीक है ना। सबसे आसान क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है ना, कि कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में होती है, 28 दिसंबर को। कहां होती है, मुंबई में होती है, ठीक है ना। वर्तमान का जो मुंबई है, उस समय का बॉम्बे, वहीं पे होती है, ठीक है ना। एक गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय करके रहता है, ठीक है ना, वहीं पे पहली बैठक उसकी होती है। कितने लोग शामिल हुए थे, 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग, 72 लोग शामिल हुए थे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, उन्हीं को WC बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और AO ह्यूम जो थे ना, उनको संस्थापक का जो है सो दर्जा दिया जाता है। क्या चीज का, संस्थापक का दर्जा। बाद में चल करके AO ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया। क्या दिया गया, कांग्रेस के पिता का संज्ञा। वो कब दिया गया, नहीं बनारस नहीं, अपने बिहार का अधिवेशन था, बांकीपुर। कौन सा अधिवेशन, बांकीपुर, ठीक है ना। कब होता है बांकीपुर अधिवेशन, 1912 में। कब होता है, 1912 में, ठीक है ना। कौन अध्यक्षता करते हैं, RN माधुलकर। बहुत सही है, RN माधुलकर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है ना। उसी में कांग्रेस के पिता की संज्ञा किसे मिली है, AO ह्यूम को मिली है। आगे आपको बताना है, हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, हवा के आपेक्षिक आर्द्रता। क्या कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना। रिलेटिव ये बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताइएगा। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों के महत्व विविधता कहां पाई जाती है। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रकार के वन में पाई जाती है, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय नम वन में। उष्ण कटिबंधीय नम वन में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। और हमारा भारत का क्षेत्र कौन सा है जो उष्ण कटिबंधीय नम वन के अंतर्गत आता है, पश्चिमी क्षेत्र जितना है, पश्चिमी क्षेत्र जितना है वो सब क्या आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है ना, और वर्षा वन में आता है। तो वहां पे विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमारे भारत के क्षेत्र में, ठीक है ना, पश्चिमी वन में। आगे आपको बताना है, न्यू मूर आइलैंड कहां अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में ही है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में है। कहां पे है, बंगाल की खाड़ी में है। बताइएगा आपको, प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरू से व्यय की प्रत्येक मद का संघात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है। यानी कि सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना, कि अगर किसी चीज को जो है ना, किसी जैसे बजट है, ठीक है ना, और ये बजट जो हर साल आता है, इसको अगर नए सिरे से बजट को बनाया जाए, यानी पुराना बजट जितना भी है उसको भूल जाया जाए कि उसमें कोई हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एकदम नया सिरा से, शिक्षा के लिए एकदम नया बजट, स्वास्थ्य के लिए नया बजट, ठीक है ना, परिवार के लिए एकदम नया बजट, हर चीज के लिए अगर नया बजट अगर तैयार किया जा रहा है, तो इस प्रकार की बजट तैयार करने की प्रणाली क्या कहलाती है, शून्य आधारित बजट। बिल्कुल सही है, क्या कहलाती है, शून्य आधारित बजट कहलाती है, ठीक है ना। एकदम शून्य आधार, मतलब इसका कोई आधार नहीं था, एकदम नया सिरा से इस बजट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। बजट की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, 112 में, ठीक है ना। और वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कैसे की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, और बजट जो शब्द आया है ना, वो ब्रिटिश कालीन में जब वार्षिक वित्तीय विवरण लाया जाता था तो वो एक चमड़े के लेदर बैग में लाया जाता था, ठीक है ना, एक लेदर बैग में, जिसको सब बुजेट बुजेट करके कहने लगे और बाद में इसका नाम जो है बजट पड़ गया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब होती है, 1957 में। 1 अप्रैल 1957 को भारत में मुद्रा के लिए जो दशमलव प्रणाली की शुरुआत होती है वो कब होती है, 1 अप्रैल 1957 को होती है। इसी साल जो है जम्मू कश्मीर का संविधान भी लागू होता है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू होता है, 1957 में। जम्मू कश्मीर भारत में कब मिलता है, 1947 में, 1954 में मिलता है। 1947 में वो विलय पत्र पे थोड़ी ना सहमति देता है, वो नहीं मिलता, बाद में 1954 में मिलता है, ठीक है ना। क्या हुआ, 1947, अच्छा उसको एक बार देख लीजिएगा। तो हमको याद है कि विलय पत्र पे साइन जो है ना शायद 54 में किया था। अच्छा हाँ, तो वही है कि भारत का राज्य का दर्जा जो उसको मिला था वो कब मिला है, तो 1954 में मिला है, ठीक है ना। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था ना, उस समय जो है ना, सो 3 जगह था जो भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, बोला था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा था, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक
जम्मू कश्मीर। ये तीनों बोला था कि हम नहीं मिलेंगे। बाद में जो है सो कहीं पुलिस कार्रवाई करके, कहीं विलय पत्र पर सहमति करवा करके जनमत संग्रह करके किसको मिलाया गया? जूनागढ़ को। जनमत संग्रह से जूनागढ़ को मिलाया गया, ठीक है ना। और विलय पत्र पर साइन करके किसको मिलाया गया? जम्मू कश्मीर को। और पुलिस कार्रवाई करके किसको मिलाया गया? हैदराबाद को, ठीक है ना। ये तीनों को मिला लिया गया। आगे आपको बताना है तक्षशिला किस काल की एक प्रसिद्ध स्थल है? तक्षशिला जो है किस काल की? मौर्य काल की? गांधार काल की। गांधार काल की, ठीक है ना, गांधार काल की है। आगे आपको बताना है तुलसीदास ने रामचरित रचना की, रामचरित मानस का जो रचना किए थे ये कब किए थे? किसके शासन काल में किए थे? अकबर के शासन काल में। बिल्कुल सही है। किसके शासन काल में किए थे? अकबर के शासन काल में किए थे। किस चीज का रचना किए थे? रामचरित मानस का। किसका? रामचरित मानस का, ठीक है ना। रामचरित मानस में है क्या? रामायण के बारे में, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा जाता है, उसी का विस्तृत, उसी का आगे जो बढ़ाने का काम है, उसी के पे जो टिप्पणी करके जो बहुत बड़ा एक महाकाव्य लिखा गया है रामचरितमानस, वो कौन लिखे हैं? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके कार्यकाल में लिखा गया? तो अकबर के शासन काल में लिखा गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा, एक है रामचरित पुस्तक, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? संध्याकर नंदी के द्वारा। बहुत सही। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी, ठीक है ना। और एक और पुस्तक है उत्तर रामचरित, उसके लेखक कौन है? भभूति, ठीक है ना। एक और पुस्तक है रामावतारम, इसके लेखक कौन है? यह तमिल में रामायण कहलाता है, तमिल का रामायण कहलाता है, ठीक है ना। रामावतारम, इसके लेखक कौन है? कंबम। क्या नाम है? कंबम। ये उत्तर रामचरित के कौन हो गए? उत्तर रामचरित के लेखक भभूति। भभूति। रामचरित के लेखक कौन हो गए? संध्याकर नंदी, ठीक है ना। और राम अवतारम के लेखक कौन हो गए? कंबम, ठीक है ना। महाभारत कौन लिखे थे? वेद व्यास के द्वारा। महाभारत कौन लिखे हैं? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान की संवैधानिक पद्धति के निकट अनुसरण करता है, यानी कि भारतीय संविधान जो है ना, किसका संवैधानिक पद्धति का अनुसरण करता है? किस देश के संवैधानिक पद्धति का अनुसरण करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का जो संवैधानिक पद्धति है उसका हम लोग क्या करते हैं? सबसे निकटतम से अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन। बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन भारत आया कब है? 1946 में, ठीक है ना। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को भारत में जो कैबिनेट मिशन की शुरुआत होती है, भारत कैबिनेट मिशन जो आया है वो 24 मार्च 1946 को आया है। और इसी के संस्तुति पे जो है ना 1947 में हम लोग क्या किए हैं? 1946 में किए हैं हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को तो पहली बैठक जो करते हैं, ठीक है ना, वो इसी के संस्तुति पे करते हैं, कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे, ठीक है ना। आगे आपको बताना संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। अच्छा, के एम मुंशी। के एम मुंशी ना, कहां आप लोग घूम रहे हैं? तो दूसरा होगा अयंगर, अनंत सेन अयंगर, एनी अयंगर जो थे, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी फिर से एक बार समझ लीजिए, आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब बैठक होती है तो उसमें जो है ना सबसे एक बुजुर्ग पुरुष थे, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था? बक्सर के थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। उनको बोला गया कि इनको अस्थायी रूप से जो है इनको अध्यक्ष बनाते हैं, बाद में देखेंगे कैसे क्या अध्यक्ष वगैरह बनाना है, लेकिन आज बैठक हुआ है तो आज जो है अध्यक्ष एक बना देते हैं। और अध्यक्ष बना दिया गया किनको? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है ना, अस्थायी तौर पे। बाद में चल करके अस्थायी तौर जो अध्यक्ष थे वो क्या करते हैं? एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हम नहीं आ पाएंगे, उनको ये नहीं पता था कि 2 दिन के बाद ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। बोले कि मान लीजिए हम नहीं आते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? तो उन्हीं के द्वारा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या थी? फ्रैंको एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंको एंथोनी। उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता। क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बना दिया जाता, ठीक है ना। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या हुआ? नहीं, भारतीय नहीं थे, ठीक है ना। फ्रैंको एंथोनी जी को जो है उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, नामे से पता चलता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 का वक्त आता है और 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुना जाता है। किनको?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको चुनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्हीं के साथ साथ समय समय पर 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। एक का नाम क्या होता है? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम है? एच.सी. मुखर्जी। और इनके साथ साथ एक और अध्यक्ष कुछ दिनों के बाद चुने जाते हैं, जिनका नाम क्या होता है? तो बी.टी. कृष्णामाचारी। क्या नाम होता है? बी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? 2। कितने? 2। क्या क्या नाम? एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। अध्यक्ष का कितने? 1। क्या नाम होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, तो उसको ये नहीं एग्जामिनर को आप समझाने लगेगा कि पहले हमको स्पष्ट करो कि अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। ये सब कुछ नहीं झमेला करना है, ठीक है ना। संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ रहा है मतलब वो सीधा सीधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ रहा है। अगर संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो मतलब सीधा सीधा वो बी.टी. कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी के बारे में पूछ रहा है। अगर उसको आपसे ये जानना होगा कि अस्थायी कौन थे, अस्थायी कौन थे, तो वो प्रश्न में लगा देगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम किनका चुनाव हुआ था? तो किनका चुनाव हुआ था? एच.सी. मुखर्जी का। सॉरी, एच.सी. मुखर्जी कहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा का। किनका? सच्चिदानंद सिन्हा का। और मनोनयन जो सबसे पहले किया गया था उपाध्यक्ष का, वो कौन थे? फ्रैंको एंथोनी। क्या थे? फ्रैंको एंथोनी। ठीक है ना। चलिए, आज के बाद इस क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा। आगे आपको बताना है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का महाधिवक्ता। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होगा? महाधिवक्ता। ठीक है ना। और केंद्र सरकार का कौन होगा? महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। ये दोनों जो है ना सरकारी क्या होता है? तो मतलब कि कानूनी अधिकारी होता है। सरकार को परामर्श देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है, या सरकार के तरफ से कोर्ट में खड़ा होने के लिए कानूनी अधिकारी होता है। आगे आपको बताना है, अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, किसी भी विषय पर जब पक्ष और विपक्ष दोनों का मत जो है सेम हो जाएगा तो उस समय में लोकसभा अध्यक्ष जो है सो अपना मत जिसके पक्ष में डालेंगे उसका बिल पास माना जाएगा। ठीक है ना। उसकी जीत मानी जाएगी। आगे आपको बताना है, राज्यसभा सदस्यों की आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, या सॉरी मतलब न्यूनतम उनकी चुने जाने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 30। कितने वर्ष होती है? 30 वर्ष होती है। उम्र वाले में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सरल है। ठीक है ना। वोट देने का आयु क्या होता है? 18 साल। वोट देने का आयु क्या है? 18 साल। ठीक है ना। आपको पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन के लिए खड़ा होने के लिए कितना आयु है? 21 साल। कितना? 21 साल। यहां से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आप क्या बनेंगे? एमएलसी और एमएलए बनेंगे, यानी कि विधायक बनेंगे। ठीक है ना। तो मेंबर ऑफ, ये क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना। और मेंबर ऑफ जो है सो काउंसिल बनने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए, ठीक है ना, आपको जो है एमएलसी और एमएलए बनने के लिए आपको जो उम्र चाहिए, विधायक बनने के लिए कितना चाहिए? 25 साल। कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। लोकसभा का आपको प्रत्याशी बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 साल। ठीक है ना। वही राज्यसभा का प्रत्याशी बनने के लिए कितना चाहिए? 30 साल चाहिए। एक चीज अभी हम गलत कर दिए। ठीक है ना। एमएलसी जो बोल दिए वो 25 साल बोल दिए, एमएलसी 25 नहीं, एमएलसी के लिए 30 साल। कितना चाहिए? 30 साल। जैसे बिहार में है ना, एक है क्या चीज, मंत्रिमंडल के अंतर्गत 2 आता है ना, क्या आता है? एक तो 2 सदन है, एक है कौन सा सदन? उच्च सदन, और एक निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन बिहार की बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधान परिषद का जो सदस्य बनिएगा उसको एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलसी बोलते हैं। तो एमएलसी बनने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम, वो कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और एमएलए बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो कितने होने चाहिए? 25 साल। न्यूनतम ये उम्र की बात कर रहे हैं। इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में भी हो जाता है। लोकसभा निम्न सदन कहलाती है, जनता का सदन कहलाती है, और राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। तो उच्च सदन में बनने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? 30 साल चाहिए। 30 साल चाहिए। और निम्न सदन लोकसभा में बनने के लिए कितना चाहिए? न्यूनतम 25 साल चाहिए। इसी तरह से अब संवैधानिक पद की बात करते हैं। तो संवैधानिक पद में जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए उम्र कितना चाहिए? 25 साल। उम्र कितना चाहिए? न्यूनतम 25 साल। मान लीजिए हो सकता है वो विधानसभा से ही बन जाए तो 25 साल में भी बन सकता है न्यूनतम उम्र। ठीक है ना। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 साल। प्रधानमंत्री के लिए कितना? 25 साल। सब लोग एक सुर में बोलिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है। प्रधानमंत्री के लिए कितना? 25 साल। और वही उसके बाद चलेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति कितने? 35 साल। राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 साल। ठीक है ना। इसी तरह से राज्य में राज्यपाल होते हैं, उसके लिए भी कितना उम्र चाहिए? 35 साल। उम्र से इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। ठीक है ना। हाँ, उपराष्ट्रपति भी जो है राज्यपाल के समकक्षी होता है, तो उसको भी कितना चाहिए? 35 साल ही चाहिए। और वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 साल। आगे आपको बताना है, भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या होता है? हाँ, भारत के जो उच्च न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार होता है वो क्या क्या होता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, और
परामर्श, दात्री क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है, कौन कौन सा? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है और परामर्श दात्री जो है सो क्षेत्राधिकार होता है। आगे आपको बताना है, सांसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है, या फिर कौन उसको पेश करता है, ये बताइएगा। सांसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। सांसद के दोनों सदनों के बीच जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कौन पेश करते हैं, ये पहले बताइएगा। वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है ना। बजट कौन पेश करने का काम करते हैं? वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है ना। वो किसके नाम से पेश करते हैं, ये बताइएगा। वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से पेश करते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बात जान रहे हैं कि उसकी स्वीकृति जो मिलनी है वो किससे मिलनी है? लोकसभा राज्यसभा से होकर के उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही पैसा मिलने वाला है ना। जो आकस्मिक निधि होती है प्लस में जो संचित निधि होती है उससे पैसा कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करवा लीजिए, राष्ट्रपति साइन कर देगा, आप पैसा निकाल लीजिए। तो बजट के लिए तो पैसा चाहिए ही ना, तो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। वैसे भी कार्यपालिका का सारा काम किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? 62 साल है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का जो उम्र है वो कितना है? 62 साल है। और यही जब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 65 साल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएगा? 65 साल हो जाएगा। आगे आपको बताना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा, मतलब हाँ, मतलब कौन सी संस्था है? लोक सेवा आयोग का, वही हम पूछ रहे हैं। लोक सेवा आयोग का सृजन कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं, लोक सेवा आयोग का जो सृजन करने का काम है वो कौन करता है? राज्यसभा। कौन करता है? राज्यसभा, ठीक है ना। कौन करता है? राज्यसभा करता है। आगे आपको बताना है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का कार्य से क्या तात्पर्य है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक समीक्षा है इससे क्या समझते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा करती है ये क्या देखती है? तो कानून की वैलिडिटी देखती है कि कानून अच्छा है, कानून सही है कि नहीं है, कानून सही तरीके से बना है कि नहीं, कहीं यह मूल अधिकार का अल्पीकरण तो नहीं करता है, यही तो देखता है ना। आर्टिकल 13 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी, जैसे कृषि कानून गया, ठीक है ना, तो कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं ये कानून ठीक है, सरकार को मन है अगर लागू करने का तो सरकार लागू कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका समीक्षा किया और समीक्षा करके उसमें क्या देखा कि यह मूल अधिकार का अल्पीकरण करता भी है। अगर मूल अधिकार का अल्पीकरण नहीं करता है तो ये कानून सरकार अगर चाहे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से पास करवा करके राष्ट्रपति का सिग्नेचर कर दीजिए, कल से वो जो है अमेंडमेंट क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है ना। तो मूल अधिकार का अल्पीकरण, मेन चीज क्या चेक किया जाता है? मूल अधिकार का अल्पीकरण किसके द्वारा? सांसद के द्वारा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या ठीक से? थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ रहता है तो समझने में परेशानी होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना तो यही है। आप एग्जाम आप लोग ऐसा चुने हैं जिस एग्जाम का कोई लेवल ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। हाँ, आप लोग का कोई साधारण एग्जाम नहीं है, एग्जाम आप लोग का, हाँ, बीपीएससी यूपीएससी भी कभी कभी उसके नीचे जो है सो आ जाता है। तो आप लोग उस तरह का एग्जाम चुने हैं तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बताइएगा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों का राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति थी, ठीक है ना। मतलब स्वतंत्रता से पहले जो है ना, बड़ा बड़ा जमींदार जो है अपना जो जमीन वगैरह बचा पाया, ठीक है ना, उसका दोहन कोई नहीं कर पाया, अंग्रेज उससे छीन नहीं पाया। उसका क्या रीजन हो सकता था? तो वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सबल था। क्या था? आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सबल था। कभी कभी ये सब प्रश्न आ जाता है ना तो पता ही नहीं चलता। यही प्रश्न के लिए ना बोलते हैं कि प्रश्न कहां से आया, कौन सब्जेक्ट का आया, किस किताब में है, कुछ पता नहीं चल पाता है। होता है ना, बिहार पुलिस का कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा जो लगेगा कि किस बुक में दिया हुआ था, आज तक कभी पढ़े ही नहीं, कहां से आया, ये किस सब्जेक्ट का, ये भी डिफाइन करना। अब बताइए इसी प्रश्न के बारे में, जैसे ये है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों का राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो क्या यह इतिहास का प्रश्न है या फिर अर्थशास्त्र का है या फिर पॉलिटी का है? कहाँ का प्रश्न है? ठीक है ना, कुछ भी नहीं कह सकते, इसके बारे में कहीं स्पष्ट नहीं कह सकते कि किस सब्जेक्ट का है। चलिए आगे आपको बताना है,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? धौलावीरा से। कहां से चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा साइट किस राज्य में भी वर्तमान में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। कहां पड़ता है? गुजरात में। और इसको हाल ही में क्या चीज में शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है 16 महाजनपदों की सूची किस पुस्तक से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से, ठीक है ना। कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। बताइएगा अंगुत्तर निकाय का जो विषय है वो क्या है, मतलब किसके ऊपर ये लिखा गया है? अंगुत्तर, हाँ, ये कैसा टेक्स्ट है? तो बौद्ध टेक्स्ट है। कैसा धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। और इसी में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इससे इतर एक और पुस्तक है, ठीक है ना, जो जैन धर्म से संबंधित है। क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। और उसमें भी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग उसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम अलग है उसमें, इसी के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें कि 16 महाजनपद की? भगवती सूक्त। बहुत अच्छा। कौन सा है? भगवती सूक्त है, ठीक है ना। और जो ये क्या बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ है उसका क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना। आगे आपको बताना है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली, ठीक है ना। विश्व का जो पहला गणतंत्र माना जाता है, गणतंत्र का मतलब जहां के शीर्ष अधिकारी जो है वो क्या होंगे? वो जन्मजात नहीं होंगे, मतलब कि पैतृक नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि वंशानुगत नहीं होंगे। वहां का राजा अगर किसी संविधान के तहत चुना जाता है तो ऐसे राज्य को क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक राज्य बोलते हैं। तो सबसे पहले जो बज्जी संघ का वैशाली था उसमें सबसे पहले इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है? तो ये विशाखदत्त का पुस्तक है। और विशाखदत्त का कौन सा पुस्तक था? मुद्रा राक्षस। कौन सा पुस्तक था? मुद्रा राक्षस।